कहानी विद शोभा में आप सुनिए तुम मेरी राखो लाज हरी का भाग 2। पहले भाग में आपने देखा कि संध्या हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सास भी हॉस्पिटल में है। वे पुराने विचारों में गुम है। जब बेटे की मृत्यु के बाद संध्या को उसके मायके भेजा था और वह लौट आई थी। आखिर संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया। मैंने सविता को अपने पास रोक लिया था, किंतु वह भी कितने दिन रुकती उसे तो जाना ही था। अपनी मुसीबत तो हमें ही झेलनी थी। आगे अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसका पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इनकी सारी दिनचर्या उसी धुरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल्स देखना सब साथ साथ होने लगा। दोपहर में कैरम या लूडो खेला जाता, उसे ब्रिज का गेम सिखाया जाता। उसके लिए लाइब्रेरी लगवाई गई। उसके लिए नई नई कैसेट्स और सीडी घर में आने लगी। फिर एक दिन इन्होंने घोषणा की कि वे संध्या को ड्राइविंग सिखाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो कुछ दिल बहलाव करना है घर में बैठकर कीजिए। बाहर 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। लोगों को किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता। वे बस बातें करना जानते हैं। लड़की नाहक बदनाम हो जाएगी। वे एकदम भड़क गए। क्या दकियानूसी सासों की तरह बात करती हो? जिंदगी भर क्या उसे घर में कैद करके रखोगी? जिंदगी भर ना सही, पर कायदे से साल 6 महीने तो घर में रहे। फिर अपनी ही बात काटकर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिलवा दें? वे अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लेगी। कल को अगर नौकरी करनी हो तो हाथ में ढंग की डिग्री तो होगी। नौकरी क्यों करेगी? क्या तुम्हारे घर में उसके लिए खाने को नहीं है? ओफो, नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कह दी थी। मैं तो यह कह रही थी कि कॉलेज जाएगी, थोड़ा खुली हवा में सांस लेगी, हम उम्र लोगों के बीच रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो हो नहीं सकते ना। बल्कि मनीष की मृत्यु ने तो उसे 10 साल और आगे लाकर पटक दिया है। लिहाजा यही तय हुआ, संध्या कॉलेज जाने लगी। उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया। शाम को 5 से 6 तक एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली गई। दोनों जगह उसे लाने ले जाने का जिम्मा इन्होंने ले लिया। मैं कहती, उसे एक स्कूटी ले दो ना, इस उम्र में यह बेगार आप कब तक ढोएंगे? वे कहते, मुझे और काम भी क्या है, उतना ही समय कट जाता है। आने जाने से थोड़ी ड्राइविंग भी सिखा देता हूँ। 2 व्हीलर तो मैं उसे आज ले दूँ, पर कॉलेज इतनी दूर है, उसके घर लौटने तक हमारी जान सांसत में बनी रहेगी। आजकल के लड़के भी कम शरारती नहीं होते। मैं जाता हूँ तो थोड़ा रौब रहता है, ज़्यादा बदतमीजी नहीं करते। इन्होंने तो अपना वक्त बांध लिया था, पर मेरा समय काटे नहीं कटता था। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गृहस्थी से मन उचाट हो गया था, फिर भी उसे ढोना पड़ रहा था। भूख प्यास गायब हो गई थी, फिर भी दोनों वक्त रसोई में सिर देना पड़ता था। जिस दिन भी थोड़ी कोर कसर रह जाती, वे फौरन कहते, हम लोग तो बूढ़े प्राणी हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे। पर इस लड़की का तो ख्याल करो, वह तो अपने मुंह से कुछ कहने से रही। 3-4 महीने बाद सविता फिर एक बार चली आई। लाख ससुराल में थी, पर उसका मन तो वहीं अटका हुआ था। जानती थी कि भाई की मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। आते ही बोली, मम्मा, तुम्हें क्या हो गया है? बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तो तुम आधी भी नहीं रह गई हो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, अब इस जन्म में तो मैं मुटाने से रही। तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर का रोक दे गया है। 2 दिन में ही उसे सारी दिनचर्या समझ में आ गई। बोली, यह क्या बात है मम्मा, दिन भर तुम ही लगी रहती हो, इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी शादी के बाद से तो मैं अकेले ही सब कर रही हूँ, पर अब तो घर में संध्या है,
उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए, पर उसके पास समय कहाँ है। क्यों? सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम का खाना तो बना ही सकती है ना। सच कहूँ सभी, अब उससे कुछ कहते भी संकोच होता है। लगता है वह इस घर में मेहमान है। कहने की ज़रूरत ही क्या है, उसे खुद सोचना चाहिए। शायद अब उसको भी इन चीज़ों में रस नहीं रह गया है। पहले जब आती थी मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी। सुबह शाम नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती थी। अब उसका भी मन हट गया है, और ठीक भी है। यह उसकी गृहस्थी तो नहीं है, वह तो बस समय काट रही है। और सच तो यह है कि हम सब अपना समय काट रहे हैं। और ये पापा क्या कर रहे हैं? एकदम उसके ड्राइवर ही बन गए हैं। शाम का तो चलो ठीक है, पर सुबह तो अपने से जा सकती है। ना हो तो उसे एक स्कूटर ले लो। यह बात तुम उन्हीं से कहना। और सचमुच इस बार वह डरी नहीं, सवाल कर ही डाला। बोली, पापा, हमें तो याद नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा हो या लेने आए हो। अब तो जैसे आपने ड्यूटी ही लगा ली है। इन्होंने एक बार घूर कर मेरी ओर देखा, फिर कहा, बेटा, जब तुम पढ़ती थी तब न मेरे पास समय था न गाड़ी थी। अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं तुम्हारी माँ की तरह 24 घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भगवान से नफरत हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठानों पर से मेरा विश्वास उठ गया है। इसीलिए मैं अपनी शांति कहीं और खोजता हूँ। एक बात और सवी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी दुनिया थी, और यह लड़की बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ, और उसका तो एक बहाना है। सच तो यह है कि मैं अपना ही अकेलापन बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात कहते कहते उनका स्वर कातर हुआ आया था। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गईं। अपने दुख को सहलाते हुए हम ये भूल ही गई थी कि मरने वाला इनका भी कोई था। वह इनकी भी आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी थी, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रो गाकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये तो पुरुष होने की व्यवस्था को ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में भी दबाए बैठे हैं। उस अश्रुसिक्त बेला में मैंने उनके सारे अपराध क्षमा कर दिए। नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती ननंद की इकलौती बेटी की शादी थी। अपना सारा शौक समेटकर हमें बाद की तैयारी में जुट जाना पड़ा। जब पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे युगों बाद घर की चार दीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो इस बहाने से रोज ही बाहर जा रहे थे, पर मैं साल भर से घर में कैद होकर रह गई थी। मंदिर तक जाने का मन नहीं होता था। शादी से 8 दिन पहले कृष्णा भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी, आप लोगों को पूरे 4 दिन तक वहीं आकर रहना है। 17 को लेडी संगीत में आओगी तो 20 को बेटी की विदा के बाद ही लौटना। शादी में तो खैर आना ही है कृष्णा, पर संगीत वंगीत में तो नहीं आ सकूंगी। क्यों? क्या करूं? कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल 1.25 साल में हम लोगों ने एक भी शादी अटेंड नहीं की है। अब ये घर की शादी है, इसीलिए तो कह रही हूँ। तुम नहीं जाती हो तो भैया भी नहीं जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जीना है तो जिंदगी की कुछ शर्तें भी तो माननी होंगी। इसीलिए आग्रह कर रही हूँ, तुम आओगी और सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहूँ कृष्णा, इस लड़की को घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता, तो उसे भी लेती आओ ना। ऐसे भी तो सब जगह आती जाती रहती है। सुरेश नरेश बताते रहते हैं कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है। जरूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है, शाम को कंप्यूटर क्लास जाती है। लाने ले जाने की ड्यूटी इनकी है। अब क्या करें, इतनी बड़ी जिंदगी उसके सामने है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, खैर वो तो ठीक है,
कृष्णा ने जैसे उकता कर कहा, पर तुम्हें संगीत में जरूर आना है, नहीं तो मैं भात नहीं लूँगी, कह देती हूँ। और बहू को भी ले आना, उसका भी मन बहल जाएगा। तुम जरा अपने से कह देती, मैंने तभी जबान से कहा, पर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिफ्ट देने के पक्ष में वह नहीं थी। बोली, तुम लोगों से कह तो दिया, वह क्या तुमसे अलग है? कभी कभी दो शब्द भी लोगों को कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका। उसके बाद दूसरी समस्या सामने आई। मम्मी जी, मैं क्या पहनूं? यह बात नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी थी, वह तो रोज ही बाहर जा रही थी, अपनी मनपसंद पोशाक और मनपसंद रंग पहन रही थी। मैंने कभी टोका टाकी नहीं की, मेरा तो उस ओर कभी ध्यान भी नहीं गया, पर यह प्रसंग अलग था और इस बात को संध्या भी समझती थी। वहाँ उसे एकदम वैरागिन बनाकर तो नहीं ले जाती, फिर भी कुछ सतर्कता बरतना जरूरी था। वहाँ तमाम जाति बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। जरा सी चूक हुई नहीं कि सबको चर्चा के लिए विषय मिल जाएगा। अपनी सारी अलमारी खंगाल कर मैंने उसके लिए मोतिया रंग की एक साड़ी निकाली, मोती बुंदे वाला एक हल्का सा सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने से ही खिल उठा। अपने लिए मैंने उससे भी हल्के रंग की एक चंदेरी निकाल ली। इन्होंने देखा तो बेहद नाराज हुए। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ मंगल गीत गाने चल रही हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज़ आप हमारे बीच में ना पड़िए। चार लोगों के बीच में जरा सोच समझ कर ही जाना होता है। वे ये कुछ नहीं बोले, पर पूरे समय वे मुँह फुलाए रहे।